हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने केयर सिस्टी चैनल में। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन 10 तक देख लिया था। अब हम क्वेश्चन 10 के आगे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 11 ना। तो 11 वाला क्वेश्चन है कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में कि अर्थात हमारा कैसा समुच्चय, जो समुच्चय वो किस प्रकार से है कि किसी समतल में, आपको मालूम है ना समतल क्या होता है। समतल जैसे अगर ये एक समतल हुआ जिसमें क्या हो, एक कुछ लंबाई हो और कुछ चौड़ाई हो, एक ऐसा तल जिसमें कुछ लंबाई हो कुछ चौड़ाई। तो हम जनरली जैसे एक्स वाई तल के बारे में अभी तक ज्यादा पढ़ते थे। जब त्रिभुज ज्यामिति पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एक ऐसे तल के बारे में जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जनरली ये जैसे 2 विमा का तल और ये 3 विमाओं का तल। तो किसी, आप ये कह रहा है कि किसी समतल में चाहे जैसा बिंदु हो, लेकिन समुच्चय क्या है, हर एक बिंदुओं का समुच्चय, यही तो कहा है। और उसमें जो हमारा रिलेशन बना के दिया है, जो हमारा संबंध बना के दिया है, वो किस प्रकार से दिया है कि पी क्यू ऐसे 2 बिंदु हैं जहां मूल बिंदु से पी की दूरी, मतलब बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। अर्थात किसी समतल में तो बहुत सारे बिंदु होंगे, लेकिन समतल में बहुत सारे बिंदु होंगे, लेकिन हमारे रिलेशन में वही बिंदु आएंगे जिनकी मूल बिंदु से दूरी समान हो। जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक्स एक्सिस है और आपका ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ये माइनस एक्स एक्सिस होगा और ये माइनस वाई एक्सिस होगा। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है, इस बिंदु की मूल बिंदु ये होता है, इस बिंदु की यहाँ अगर ये दूरी 2 है, इस बिंदु की मान लीजिए बिंदु P है और इसके मूल बिंदु से दूरी कितना है, 2 है। और यहाँ पर एक कोई बिंदु Q है, इसकी मूल बिंदु से दूरी कितना है, 2 है। तो अब ये दोनों बिंदु हमारे संबंध में आएंगे, क्योंकि संबंध में ये ऐसा रिलेशन हमको बनाने का है जिसमें वही 2 बिंदु आएंगे जिसके मूल बिंदु से दूरियां कैसा हो, समान हो। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इसमें हमको बताना है कि द्वारा प्रदत्त जो संबंध है आर है वो तुल्यता संबंध है, ये हमको सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध का मतलब कि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए ना। सबसे पहले हम देखते हैं किसके लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। ये बताइए आप कि अगर मान लीजिए कि हमारे या रिलेशन से पहले कि बिंदु P एक ऐसा बिंदु है, या मान लीजिए कि कोई एक बिंदु A है ना, जो हमारे किस में है, सेट A में है। जो इसको है, हम इसको सेट, सभी बिंदुओं के समुच्चय को हम मान ले रहे हैं सेट A। तो हमारा जो सेट दिया है वो A क्या है कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं का समुच्चय, यही तो है हमारा सभी बिंदुओं का समुच्चय। और हमारा रिलेशन किस प्रकार से बताया गया है कि रिलेशन में पी क्यू बिंदु ऐसे बिंदु आएंगे जिसमें पी की मूल बिंदु से दूरी, ये जो बिंदु पी है इसकी मूल बिंदु से दूरी, और तथा क्यू की, ये जो क्यू है इसकी मूल बिंदु से दूरी कैसा हो, मूल बिंदु से दूरी क्या हो, समान। ठीक है। तो आइए सबसे पहले मान ले रहे हैं कि एक बिंदु ए है कि जो हमारे सेट ए में बिलोंग करता है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए कामा ए आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। क्योंकि बता सकते हैं आप, क्योंकि ये हमारे रिलेशन में क्यों आएगा, क्योंकि इस किसी बिंदु का, जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु है, इसकी मूल बिंदु से दूरी 2 है, तो फिर उसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी अलग तो थोड़ा ना जाएगी। एक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर, क्योंकि ए तथा ए की मूल बिंदु से दूरी क्या रहेगी, मूल बिंदु से दूरी समान रहेगी। ठीक है। तो हमारा ये स्वतुल्य संबंध हुआ। अब आइए हम देखते हैं किसके लिए, सममित संबंध के लिए ना, सममित संबंध के लिए। तो सममित संबंध आप कैसे सिद्ध करेंगे, माना ए कामा बी बिलोंग टू रिलेशन आर। दिस इंप्लाइज दैट हमारे रिलेशन में कब होंगे, जब ए की मूल बिंदु से दूरी, ए की मूल बिंदु से दूरी बी की मूल बिंदु से दूरी के समान हो, बी की मूल बिंदु से दूरी के समान हो। तो ये बताइए समान हो, अगर इसका और इसका मतलब ये मूल बिंदु से जितने दूरी पे है उतने ही दूरी पे अगर ये मूल बिंदु से है, मान लीजिए कि ऐसे समझिए कि एक बिंदु ये ए है और एक बिंदु यहाँ पर ये भी है, इसकी मूल बिंदु से दूरी आर है और इस बिंदु की भी मूल बिंदु से दूरी कितना है, आर है।
तो इसका मतलब दोनों का मूल बिंदु से दूरी समान है। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर ए की मूल बिंदु से दूरी और बी की मूल बिंदु से दूरी समान है तो इसका मतलब बी की क्या मूल बिंदु से दूरी तथा ए की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो ये आप फिर से लिखेंगे, बी की मूल बिंदु से दूरी ए की मूल बिंदु से दूरी के समान है ना, ये है। तो दिस इंप्लाइज दैट बी कामा ए बिलोंग टू रिलेशन आर। इसका मतलब बी कामा ए भी हमारे रिलेशन आर में आएगा, क्योंकि बी की और ए की मूल बिंदु से दूरी क्या है, बराबर। अच्छा, अब संक्रामक संबंध के लिए बताइए। संक्रामक संबंध के लिए, तो संक्रामक संबंध के लिए आप कैसे बताएंगे, ये बताइए। अगर यदि ए कामा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, ए कामा बी हमारी रिलेशन में कब आएंगे, जब दिस इंप्लाइज दैट ए तथा बी की मूल बिंदु से दूरी क्या है, मूल बिंदु से दूरी समान है। मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। अच्छा, अगर B कामा C कोई एक ऐसा भी है जो भी वो भी हमारी रिलेशन में, तो हमारे रिलेशन में कब होगा, जब B तथा C की मूल बिंदु से दूरी कैसा हो, समान है। तो ये बताइए, दिस इंप्लाइज दैट A तथा C की मूल बिंदु से दूरी समान है। क्यों? अगर बताइए ए एक ऐसा बिंदु है जिससे मान लीजिए कि एक कोई ऐसा एक बिंदु है, यहां से मूल बिंदु से दूरी इस बिंदु का कितना है, 2 है। बी कोई एक ऐसा बिंदु है, ये बिंदु है बी है, जिसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। सी कोई एक ऐसा बिंदु है जिसकी मूल बिंदु से भी दूरी क्या है, उतना ही है, 2 2 2। तो बताइए यदि ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, तो क्या ये और ये दूरी बराबर नहीं होगा, ये सुवर्ण। तो वही हम कह रहे हैं ए तथा सी की भी, अगर ये बिंदु ए है और ये बिंदु सी है, तो इन दोनों की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, समान होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट ए कामा सी, क्योंकि ए और सी का समान है तो ए सी, दिस इंप्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग टू रिलेशन आर। तो ए भी हमारे रिलेशन में, बी सी भी रिलेशन में, तो ए सी भी हमारे रिलेशन में है। अतः यह संबंध कैसा हुआ, संक्रामक संबंध भी हुआ। तो यदि यह संक्रामक संबंध हुआ तो हमारा स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। इसका मतलब क्या, ये हमारा जो संबंध है तुल्यता संबंध दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, यस, तुल्यता संबंध दर्शा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में आगे ये कहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि, इसमें आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो कि 0,0 0,0 का मतलब मूल बिंदु, जो कि मूल बिंदु नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ये बताइए, यदि हमारा क्या नाम से, मान लीजिए कोई बिंदु P है, यह मूल बिंदु नहीं है, चाहे जो बिंदु है वो P है लेकिन वो मूल बिंदु नहीं है। तो अगर इसकी मूल बिंदु से दूरी यार है तो जितनी, क्योंकि हमारे रिलेशन में वही आएंगे जो दोनों की दूरी बराबर होगी। तो ये बताइए, इससे बराबर दूरी पे अगर आप कोई भी बिंदु ले लीजिए उतने मूल बिंदु से उतने ही दूरी पे, तो क्या वो एक वृत्त बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको ख्याल है ये तब क्या हो जाएगा, आपका उस वृत्त का केंद्र। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र। और ये बताइए, अगर वृत्त के केंद्र से या बराबर त्रिज्या, अगर ये तो त्रिज्या हो गई, वो सारी दूरियां किसी वृत्त की त्रिज्या तो समान ही होती है। तो आप बता सकते हैं किस प्रकार से कि माना मूल बिंदु क्या है, बता सकते हैं, माना मूल बिंदु O है तथा बिंदु P से O की दूरी कितना है, R है। तो ये एक R त्रिज्या के वृत्त का निर्माण करेगा। बस आप इतना बता दीजिए। यही तो हमसे पूछा था कि अगर क्या है, तो हमारा ये जो बिंदु है मूल बिंदु केवल ना हो, तो अगर मूल बिंदु ना हो तो क्या करे, एक ऐसे वृत्त को निरूपित करेगा जिसका केंद्र मूल बिंदु है। यस, एक ऐसे वृत्त को निरूपित कर रहा है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। अब आइए हम चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन में ये कह रहा है, 12th क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा हम यहाँ पर स्पेस बनाते हैं। तो देखते हैं हम 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन में ये कह रहा है कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में, एक आपका जो समुच्चय वो क्या है, समस्त त्रिभुज का समुच्चय ए। तो आपका जो समुच्चय दिया है समस्त त्रिभुजों, देखिए हम ये जो क्वेश्चन लिखे हैं इसको थोड़ा हम शार्ट में भी लिखते हैं, जैसे त्रिभुज है तुम ऐसे बना दिए, और इसमें कहा कि सिद्ध कीजिए कि, ये सब हम थोड़ा छोड़ देते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन है वही थोड़ा हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन का केवल वर्ड का छोड़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि ये सर या त्रिभुज है, तो उसकी जगह में ये बना, आप किताब से क्वेश्चन मिला सकते हैं। तो आपका जो सेट है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, तो ये आपका सेट है। और आपका जो रिलेशन बना के दिया है, रिलेशन में ऐसे दो त्रिभुज आएंगे T1 T2 के समरूप है। अगर वो दोनों त्रिभुज समरूप है तो हमारे क्या आएंगे, रिलेशन में आएंगे।
तो रिलेशन किस प्रकार से भी बना के दिया है कि T1 T2 मतलब T माने ट्रायंगल, ट्रायंगल ना, तो ट्रायंगल ऐसे दो ट्रायंगल आएंगे जिनमें T1 T2 के समरूप है, समरूप है। ये बताइए तब हमारा क्या नाम से, तो आइए अब रिलेशन में देखिए सबसे, और इसमें भी क्या कहा है कि R एक तुल्यता संबंध है, मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि हमारा ये जो संबंध है ये कैसा है, तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं किसके लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के, ये बिल्कुल एकदम से मैं आपके इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे इधर क्वेश्चन था ना कि बराबर वाला, यहाँ पर जैसे a बराबर b की तरह, और इसके पहले भी हमने क्वेश्चन देखा कि मोल में से दूरी बराबर, वैसे ही ये दोनों वैसे ही है। लेकिन आइए देख लेते हैं। तो स्वतुल्य संबंध में माना कोई एक ट्रायंगल T है, माना कोई एक ट्रायंगल T1 ही है, माना T1 बिलोंग टू सेट A, मतलब हमारे इस त्रिभुज में कोई एक ट्रायंगल है जो इस सेट में है। तो क्या T1 कामा T1 हमारे रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा? यस जरूर आएगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज खुद के समरूप होता ही है। समरूप आपको मालूम है ना कि देखने में समान, समान रूप, नाम से स्पष्ट है समरूप। समरूप का मतलब होता है जिसका रूप क्या हो, समान हो, दिखने में जो समान लगे। जैसे कि यदि आपका ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज हमने बनाया, क्या ये दिखने में समान लग रहा है? नहीं, ये देख रहे हैं आपका कि झुका हुआ है लेकिन ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये आपका दिखने में समान नहीं है। तो हम हमेशा केवल देख के ही नहीं बता सकते कि समरूप होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो समरूप में कुछ नियम होते हैं, तो हमको इतना नहीं नियमों पे नहीं देखना है, बस ये देखिए कि देखने में जो समान लगता है उसको समरूप कहते हैं। तो जैसे ये है और ये है, तो ये क्या देखने में समरूप लगा? यस, दोनों समरूप है। अच्छा, ये है और एक त्रिभुज ये है, क्या ये भी देखने में समरूप है? यस, देखने में समरूप है, बड़ा छोटा से नहीं, मतलब समान रूप का है कि नहीं, तो आपका ये हुआ समरूप। तो ये बताइए अगर ये त्रिभुज है, क्या ये खुद के समरूप होगा? यस, खुद के समरूप होगा। तो अगर एक त्रिभुज खुद के समरूप है तो इसका मतलब वो हमारे रिलेशन में आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट T1 कामा T1 आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर, क्योंकि बता सकते हैं क्योंकि कोई भी त्रिभुज खुद के समरूप होता है, क्योंकि कोई भी त्रिभुज खुद के या स्वयं के ज्यादा अच्छा वर्ड है ना, स्वयं के समरूप होता है, स्वयं के समरूप होता है। तो अब आइए हम चलते हैं किसके लिए, स्वतुल्य हुआ सममित के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। सममित संबंध का मतलब यदि T1 कामा T2 बिलोंग टू रिलेशन आर, दो ऐसे त्रिभुज T1 T2 है जो हमारे रिलेशन में है। अच्छे बताइए ये दोनों त्रिभुज हमारे रिलेशन में कब आएंगे? जब T1 तथा T2 समरूप होंगे, क्योंकि हमारे रिलेशन का तो यही परिभाषा है कि T1 तथा T2 समरूप हो तभी तो वो दोनों त्रिभुज आएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट T1 तथा T2 क्या है? समरूप है, T1 तथा T2 समरूप है। इसका मान लीजिए कि ये त्रिभुज T1 है और ये त्रिभुज T2 है, तो यदि ये इसके समरूप लगा है, क्या ये इसके समरूप नहीं लगेगा? अरे भैया लगेगा, एक दूसरे की जैसा दिख रहा है तो क्या दूसरा पहले की जैसा नहीं दिखेगा? दिखेगा ही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T2 तथा T1 भी क्या है? T1 भी समरूप है। अच्छा, अगर T2 तथा T1 समरूप है तो इसका मतलब हमारी ये रिलेशन में दिस इंप्लाइज दैट T1 कामा T2 बिलोंग टू रिलेशन आर। तो T1 कामा T2 रिलेशन में है और T2 कामा T1 भी मिल गया, तो अर्थात हमारा ये संबंध कैसा हुआ? सममित। यही तो होता है कि A कामा B अगर रिलेशन में है, दिस इंप्लाइज दैट B कामा A। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं दिस अतः T1 कामा T2 implies that या बिलोंग टू आर implies that T2 कामा T1 बिलोंग टू रिलेशन आर। अच्छा, अब आइए हम देखते हैं किसके लिए? संक्रामक संबंध के लिए ना, किसके लिए? संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक संबंध में आप कैसे बताएंगे? माना या यदि T1 कामा T2, माना नहीं यदि बताए, यदि T1 कामा T2 बिलोंग टू रिलेशन आर, T1 कामा T2 बिलोंग टू, T1 तथा T2 हमारे रिलेशन में कब आएंगे? जब T1 तथा T2 कैसे हो? समरूप है। T1 तथा T2 कैसे हैं? समरूप है। अच्छा, अगर T2 का मत T3 रिलेशन में हमारे आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट T2 तथा T3 कैसे होंगे? समरूप होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तभी तो हमारे रिलेशन में आएगा। इसका मतलब क्या हो? जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज ये T1 है, ये एक त्रिभुज T2 है और यही एक त्रिभुज हम बना रहे हैं T3, एक ऐसा त्रिभुज हमने बना दिया T3।
और ये क्या, अगर ये इसके समरूप है और ये वाला इसके समरूप है, इसका मतलब क्या ये वाला इसके समरूप नहीं होगा? आल्सो होगा भैया। एक आदमी दूसरे के जैसा दिख रहा है, दूसरा आदमी तीसरे के जैसा दिख रहा है, इसका मतलब वो पहला आदमी तीसरे के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जैसे अगर एक भाई दूसरे भाई के जैसा दिखे और दूसरा भाई तीसरे के जैसा दिखे, इसका मतलब पहला भाई तीसरे के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट T1 तथा T3 भी कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो अगर T1 तथा T3 समरूप होंगे तो हमारा ये रिलेशन में आएगा, मतलब T1, दिस इंप्लाइज दैट T1, T3 बिलोंग टू रिलेशन R। T1, T3 बिलोंग टू रिलेशन R। तो हमने देखा, अतः ये संबंध कैसा हो गया? संक्रामक हो गया। क्यों? अगर भैया T1 T2 रिलेशन में, फिर T2 का संबंध T3 से, तो T1 का संबंध T3 से होना चाहिए है। तो देखे कि ये हमारा संबंध स्वतुल्य हुआ, सम्मित हुआ, संक्रामक हुआ। तो हमको इसका मतलब ये तुल्यता संबंध हुआ। यही तो हमको दर्शाना था कि R एक तुल्यता संबंध है। तो हमने दर्शा दिया क्या कि हमारा ये जो रिलेशन है वो तुल्यता संबंध है। फिर इसके आगे कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है? अच्छा, इसको हम अच्छे से समझाते हैं थोड़ा जगह के लिए। यहाँ पर हम इसको थोड़ा जगह करते हैं, एक मिनट। तो इसमें हमारा क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितना है? 3, 4, 5। मान लीजिए कैसा त्रिभुज है? एक T1 समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है। एक दूसरा समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितना है? 5, 12, 13। एक कैसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं? मान लीजिए T2 हम इसको नाम दे रहे हैं। फिर एक 6, 8, 10 वाले का नाम है T3। ये तीनों कैसा समकोण है? ये भी समकोण है। मान लीजिए कि ये जो है कुछ इस तरीके से समकोण बना, ये भी है, ये भी समकोण है, ये भी ऐसे, ये भी हमारा जो है ये भी समकोण। समकोण मतलब जिसका एक कोण कैसा हो? 90 अंश। अच्छा, आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज की क्या होती है? जो भुजाएं होती हैं वो कितना होती हैं? 90 अंश। लेकिन सॉरी, कोण जो होता है 90 अंश, और जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो सबसे बड़ा होता है और उसको क्या कहते हैं? कर्ण। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? 5। तो इसका मतलब 90 के सामने वाला ये कर्ण हुआ है और ये कितना हो जाएगा? 5। ये कितना होगा? 13। और इसमें सबसे बड़ा क्या अंश है? 10 वाला, तो ये 10 हो जाएगा। अब एक लंब होगा, एक आधार होगा। मान लीजिए कि ये 3 है और ये 4 है, ये 5 है, ये 12। कोई आप इसको 12, इसको 5, इसको 4, इसको 3, कुछ भी कर दीजिए आपका। और इसको हम 6 दे दे रहे हैं और इसको हम नाम दे दे रहे हैं 8। तो कौन सा समरूप होगा? समरूप होगा, देखो जो भी अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप है उनके सभी एंगल क्या होते हैं? बराबर। मतलब सभी एंगल बराबर नहीं, उसका मतलब जैसे एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है और ये दोनों त्रिभुज कैसा है? समरूप है। तो इसका एक ये एंगल जितना होगा, एक एंगल जितना होगा, इस त्रिभुज में 3 एंगल होंगे, इस तीनों में से कोई एक एंगल इसके बराबर। मान लीजिए इसके बराबर ये वाला एंगल हो गया। अच्छा, और अगर ये वाला जितना एंगल होगा, मान लीजिए ये दूसरा एंगल, तो इसमें से अब 2 एंगल बचा, इन दोनों में से कोई एक एंगल होगा जो इसके बराबर होगा। इस एंगल मान लीजिए ये इसके बराबर है। अच्छा, अब मान लीजिए ये जो तीसरा एंगल है ये जितना होगा उतना मान लीजिए, तो इसका इन तीनों का एंगल बराबर होता है। ये नहीं कि ऊपर वाला बराबर तो इसका भी ऊपर वाला बराबर हो, इसका यहाँ वाला तो इसका यहाँ नहीं, इसका ये जो एंगल है ये इतना एंगल कोई भी तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों एंगल जो होंगे वही एंगल इनमें से कोई कोई होगा। तो इसका मतलब इसमें तो तीनों एंगल, हमने एक एंगल देख लिया बराबर है, तो केवल आप एक एंगल दिखा दीजिए कि कोई का बराबर हो जाए। या देखिए जैसे यहां पर मान लीजिए इसको आप थीटा मान रहे हैं, तो यहां से आप साइन थीटा निकालना चाहिए। साइन थीटा अगर आप निकालना चाहे तो साइन थीटा बराबर कितना होता है? ये साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। अच्छा, यहां पर थीटा, इसको भी आप थीटा मान लीजिए कि ये थीटा कितना है? यहाँ पर साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा बराबर कितना आ रहा है? 5/12। कैंसिल हो रहा है? नहीं कैंसिल हो रहा है। यहां से आप साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब 6/8। ये कैंसिल, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। सॉरी, यहां से एक मिनट हमने ये गलती किया कि लंब बटे कर्ण होता है ना, तो 5/13 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 6/10 होगा। तो जब 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10, तो हम देख रहे हैं कि ये 3/5 है, ये भी 3/5 है। मतलब साइन थीटा बराबर है, तो इसका मतलब थीटा भी तो बराबर होगा, तभी तो साइन थीटा बराबर होगा। तो देख रहे हैं कि ये कोण और ये, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज के कोण क्या आ गए? बराबर आ गए। तो ये बताइए, अगर इसके कोण इतना आ गए, अगर किसी भी
दो त्रिभुज के या किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाए। कैसे? जैसे ये त्रिभुज है, ये कोण 30 अंश है, और एक त्रिभुज ये, इसका भी एक कोण कितना है? 30 अंश है। ये कोण 60 अंश है, तो इसका मतलब ये भी कोण और ये भी कोण 60 अंश है। तो हमने बताया कि दो त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो गए और तीसरा भुजा अपने आप बराबर हो। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज में तो 180 अंश का ही कोण बनता है, तो ये तो 60 30 90 हो गया। अब 90 बचा तो 90 ये वाला होगा, इसमें 60 30 90, तो अब ये कितना होगा? 90। तो अगर दो बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। तीसरा क्या होगा? अपने आप बराबर होगा। तो यहां पर हमने देखा कि एक कोण तो 90, क्योंकि समकोण, सब में कहा दिया कि समकोण, सब ये जो T1 T2 T3 तीनों के बारे में बता दिया कि कैसा है? समकोण है। तो अगर ये तीनों समकोण है तो इसका मतलब एक कोण बराबर दे दिया। और हमने साइन थीटा से निकाल लिया कि ये कोण और ये कोण इस और इस त्रिभुज के बराबर, इस और इस त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा जो कोण है वो स्वतः ही खुद ही बराबर हो जाएगा। तो समझ रहे हैं? तो इसका मतलब अतः कौन से त्रिभुज समरूप हुए? T1 तथा T3 आपस में कैसे हो जाएंगे? समरूप। यही तो है कि कौन सा संबंधित है, और संबंध कैसा होना चाहिए? कि समरूप वाला। क्योंकि संबंध, देखिए संबंध इस सवाल के लिए कैसा जो संबंध है वही संबंध है। क्योंकि संबंधित का मतलब ये नहीं कि अब ये त्रिभुज है तो वो भी त्रिभुज है, संबंधित है। संबंधित मतलब जो संबंध दिया है वही संबंध होना चाहिए। तो सवाल में संबंध समरूपता का दिया है, तो हमने देखा कि जो T1 है और T3 है वो समरूप है, तो अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए। तो इसको लिखने के लिए भी आप लिख सकते हैं। तो अब आइए हम चलते हैं कौन सा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पे आइए हम चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय, बहुभुज मतलब जिसमें दो से अधिक भुजा, जैसे त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है, चतुर्भुज, पंचभुज, खडभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, समस्त बहुभुज मतलब जिसमें दो से अधिक भुजा। तो आपका जो समुच्चय वो किस प्रकार से है? समस्त बहुभुजों का समुच्चय, समस्त बहुभुजों का समुच्चय। आप लिख दीजिए पूरा, समस्त बहुभुजों का समुच्चय। अच्छा, और रिलेशन किस प्रकार से दिया है कि P1 तथा P2 दो पॉलीगन, पॉलीगन मतलब बहुभुज होता है ना, तो दो बहुभुज हमारे रिलेशन में तब आएंगे जब उन दोनों की भुजाओं की संख्या क्या हो? समान हो। तो आइए हम देखते हैं आपका जो रिलेशन दिया है उसमें दो पॉलीगन आपके रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन में दो अभी आते हैं, तो वो दोनों ऐसे पॉलीगन आएंगे जिसमें भुजाओं की संख्या समान हो। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? भुजाओं की संख्या समान है। ये तो सेम इसके पहले वाले देख ही रहे, इधर से बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वैसे ही दिख रहा है। ये भी उसी तरीके से, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप बताइए स्वतुल्य संबंध के लिए। तो स्वतुल्य संबंध के लिए आप कैसे बताएंगे कि माना या यदि A बिलोंग टू सेट ए, मतलब एक ऐसा बहुभुज है जो हमारे सेट ए में है, या प्रत्येक, आप प्रत्येक के लिए बताइए, प्रत्येक A बिलोंग टू सेट ए के लिए क्या होगा? A कामा A बिलोंग टू सेट आर, सॉरी रिलेशन आर। क्यों हमारे रिलेशन में आएगा? क्योंकि एक भुजा में, एक बहुभुज में जितने भुजा होंगी उतना ही भुजा दूसरे बहुभुज में होगा। जैसे अगर एक बहुभुज ये है, हम इसको मान ले रहे हैं P1, इसमें कितनी भुजा है? 4 भुजा है। तो क्या इसमें फिर हम दोबारा देखेंगे या दूसरी जगह देखेंगे तो दूसरा भुजा हो जाएगा, अलग भुजा हो जाएगा, कुछ ज्यादा हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा? नहीं, उतने ही भुजा रह जाएंगे। क्योंकि दो समान बहुभुजों में, दो समान बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? भुजाओं की संख्या समान होगी। या आप बता सकते हैं कि A तथा A की भुजाओं की संख्या समान ही होगी। अच्छा, अब अतः हमारा संबंध कैसा हुआ? स्वतुल्य संबंध हुआ। फिर आप सममित के लिए बताइए। सममित संबंध के लिए आप कैसे बताएंगे? सममित संबंध के लिए यदि A1 तथा A2, या आप ऐसे P1 तथा P2 कर दीजिए, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान हो तो P1 कामा P2 बिलोंग टू रिलेशन। अगर इन दोनों में भुजाओं की संख्या P1 तथा P2 एक ऐसे पॉलीगन है, एक ऐसे बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या समान है, तो अगर भुजाओं की संख्या समान है तो बाहरी रिलेशन में आएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट P2 तथा P1 में भी तो भुजाओं की संख्या समान होगी, में भुजाओं की संख्या समान होगी। तो इसका मतलब P2 तथा P1 भी क्या आएंगे? हमारे रिलेशन में आएंगे। P2 तथा P1 बिलोंग टू रिलेशन आर। अतः हमारा संबंध कैसा हुआ? सममित भी हो गया। क्यों? क्योंकि P1
comma P2 belong to relation R and this implies that P2 comma P1 belong to relation R। अब आइए हम देखते हैं किसके लिए, संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक संबंध के लिए आप कैसे बताएंगे, सेम उसमें 3 के लिए आप बस बता दीजिए, वैसे ही सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, वैसे संक्रामक के लिए कर लीजिएगा। तो अब आगे फिर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ये तुल्यता संबंध है ना, हाँ होगा, क्योंकि स्वतुल्य है, समित है और संक्रामक है, तो इसलिए कैसा होगा, तुल्यता संबंध भी होगा। ये बताइए आगे कह रहा है कि भुजाओं या 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ना क्या कह रहा है कि भुजा 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात। ये बताइए 3, 4, 5 लंबाई से ऐसा 3, 4, 5 लंबाई का मतलब इसमें कितनी भुजा आ गई, 3 भुजा, तभी तो एक की लंबाई 3, एक की लंबाई 4, एक की लंबाई 5। और कह रहा कि इससे संबंधित क्या होगा, और संबंधित हमारा रिलेशन किस प्रकार से बता, भुजाओं की संख्या समान, इसमें भी 3 भुजा है, केवल ये आपको बहका दिया कि समकोण त्रिभुज है। अरे भाई चाहे जैसा त्रिभुज हो, हमको समकोण है कि 90 अंश की एक का क्या मतलब न्यून कोण है अधिक कोण है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। इसका इसमें 3 भुजा है ना, तो जितने भी त्रिभुज आएंगे सब इससे संबंधित होंगे, अर्थात सभी त्रिभुजों का समुच्चय। जो ए के सभी अवयव क्या होंगे, ए आपका कैसा होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, या आप इसको R2 कर दीजिए, इसको R1 आप नाम दीजिएगा, R2 सभी त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि जितने भी त्रिभुज होंगे वह इस समकोण त्रिभुज से संबंधित होंगे। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज तो है, उसमें 3 भुजा होगा, और हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन किस प्रकार से परिभाषित है कि भुजाओं की संख्या बस समान हो जाए। तो अगर इसमें 3 भुजा तो हर एक त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 भुजा उसमें 3 भुजा उसमें, तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय इससे संबंधित रखेगा, इस लंबाई लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा। अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 13 तक हमने हो गया, 13 क्वेश्चन तक होगा, 14वां क्वेश्चन। तो हम थोड़ा इस यहाँ पर स्पेस बनाते हैं, फिर आपको देखते हैं। तो हमारा जो 14th क्वेश्चन है इस प्रकार है कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं के समुच्चय यल में, तो हमारा जो समुच्चय है वो क्या है, यल, और यल क्या है, कैसा समुच्चय है, XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय। ठीक, कोई बात नहीं, मतलब आपका ये जो जैसे ये x तल है और ये y तल है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो आपका ये क्या हो गया, एक तल हो गया। तल मतलब एक प्लेन, जैसे आपका ये भी जो आपको दिख रहा है ये व्हाइट बोर्ड है ना, और कैसा एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड है, जैसे ये छोटा सा व्हाइट बोर्ड है, शायद ये 1:1.5 का है। जैसे ये एक पेज है तो इस पेज का लगभग ये 2 गुना है, इतना फिर और इतना, तो ये लगभग थोड़ा सा बस इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा है, थोड़ा सा हल्का बड़ा है। ये बताइए तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ये तल हुआ, तल जिसमें कुछ लंबाई हो और कुछ मतलब कुछ इस तरीके से एक लंबाई और कुछ चौड़ाई हो, तो आपका एक तल हो गया। अच्छा तो ये बताइए, तो इसमें दिया है कि XY तल मतलब मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये आपका क्या हो गया, एक तल हो गया। तो इस तल में बहुत सारी रेखा होंगी। अब कोई कह देगा ऐसे हम खींच दे तो ये तल नहीं, ये भी एक तल हुआ, इसमें भी एक x एक्सिस ही है और एक y एक्सिस ही है, एक ही तल हुआ। जैसे आपका एक किताब देखते हैं ना, तो एक आपको थोड़ा समतल बता दे, जैसे कोई अगर एक किताब है, मान लीजिए कि यही एक किताब है, ये किताब है, तो ये एक ये प्लेन देख रहे हैं ना, ये एक तल हो गया। इसमें क्या है, ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका कैसा हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। तो ठीक है, अब ये बताइए इसमें हमारा जो रिलेशन है ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें बहुत सारी रेखाएं आएंगी, बहुत सारे ऐसे रेखाएं आएंगी, ऐसे बहुत सारे, तो हर एक रेखाओं का ये जो समुच्चय है वो आपका सेट यल बता रहा है। और रिलेशन आपका इस तरीके से कुछ इस तरीके से परिभाषित है, ये आपको कर ले कैमरे में। अच्छा, रिलेशन किस प्रकार से बताया है कि रिलेशन में 2 अवयव L1 और L2, 2 ऐसे लाइन आएंगे जो क्या हो, L1 L2 के पैरेलल हो, मतलब समांतर हो, कि L1 इज पैरेलल टू, आपकी किताब में दिया हुआ कि L1 रेखा L2 रेखा के समांतर, कुछ इस तरीके से दिया होगा, तो हम ये पैरेलल सीधा लिख रहे हैं थोड़ा सा ना। तो ये बताइए मतलब आपके रिलेशन में वही 2 रेखाएं आएंगे जो एक दूसरे की क्या हो, समांतर हो। तो सबसे पहले इसमें क्या बताना है, R एक तुल्यता संबंध है। तो ठीक है, आइए तुल्यता संबंध का मतलब सबसे पहले हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं किसके लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए।
तो स्वतुल्य संबंध हम कैसे बताएंगे? माना नहीं, प्रत्येक, क्योंकि यहां पर प्रत्येक चलता है स्वतुल्य के लिए। प्रत्येक L1 या L, प्रत्येक L जो कि हमारे रेखा सेट L में है, या आप इसको ऐसे L नाम, कैपिटल L, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल L है तो आप स्मॉल L नाम दीजिए, कि हर एक L जो इस रेखा में है उसके लिए L, L बिलोंग टू रिलेशन R। क्यों L, L मतलब क्या कोई रेखा खुद के समांतर? यस, हर एक रेखा खुद के समांतर होती है। समांतर का मतलब क्या होता है? जैसे समांतर को आप कुछ इस तरीके से समझ, दो तरीके की रेखा है तो कई तरीके की होती है, उसमें एक समांतर होता है और एक लंब रेखा होता है। जैसे ये दो रेखा समांतर इसलिए है क्योंकि ऐसी दो रेखा, आप इसको कितना भी आगे पीछे बढ़ा लीजिए, इन दोनों को कितना भी एक ही दिशा में चाहे जितना बढ़ाइए, ये एक दूसरे को कभी ना काटे। तो आप इसको चाहे जितना बढ़ा लीजिए, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, इसलिए एक ऐसी रेखा है, ये समांतर है। तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो इस तरीके से आप समांतर रेखा को समझ। तो ये बताइए, कोई रेखा खुद के ये इसके ऊपर आ गया, ये खुद को काटा। अगर आप ये बताइए, हाँ काटा, कोई बात नहीं, ये काटा, लेकिन ये बताइए काटने का मतलब जानते हैं कि कुछ इस तरीके से प्रतिच्छेद करना। यहां पर कुछ इस तरीके से प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। काटने का मतलब जब काटे तो उसके बीच में दो एंगल बन जाए। ये बताइए एक रेखा खुद के समांतर है कि नहीं? क्योंकि इनके बीच में अगर ये काटने का मतलब कुछ इस तरीके से होता है, तो ये काट नहीं रही है। तो ये बताइए इसका मतलब ये एक रेखा खुद के समांतर होता है, हर एक रेखा खुद के पैरेलल होता है। तो इसका मतलब ये हमारे रिलेशन में आएगा। तो बता सकते हैं हमारे रिलेशन किस लिए आ रहा है? क्योंकि एक रेखा स्वयं के क्या होती है? समांतर होती है, समांतर होती है। ठीक, अच्छा, अतः हमारा यह संबंध कैसा हुआ? स्वतुल्य हुआ। अब आप बताइए किसके लिए? सममित संबंध के लिए। तो सममित संबंध आप कैसे बताएंगे? सममित संबंध के लिए माना या यदि L1, L2 बिलोंग टू रिलेशन R, दो ऐसी रेखा है जो हमारे रिलेशन में। अच्छा, ये दो रेखा रिलेशन में कब आएंगी? जब ये L1, L2 के समांतर हो। दिस इंप्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L2। अच्छा, अगर एक पहली रेखा दूसरे के समांतर है, जैसे ये रेखा इसके समांतर है, ये पहली रेखा इस दूसरे के समांतर है, तो क्या दूसरी पहले के समांतर नहीं? एब्सोल्युटली होगी। तो इसका मतलब L2 इज पैरेलल टू, दिस इंप्लाइज दैट L2 आल्सो पैरेलल टू L1, अर्थात दिस इंप्लाइज दैट L2, L1 बिलोंग टू रिलेशन R। तो दिस इंप्लाइज दैट L1, L2 बिलोंग टू रिलेशन R, एंड ये बता रहा है कि L2 और L1 भी भैया रिलेशन में है। अतः हमारा संबंध कैसा हुआ? सममित हुआ। आप इसके नीचे लिख दिया करिए, अतः यह संबंध स्वतुल्य है, अतः यह संबंध सममित है। अब आइए हम देखते हैं संक्रामक के लिए। किसके लिए? संक्रामक संबंध के लिए, ना? संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक संबंध में आप कैसे बताएंगे? यदि L1, L2 बिलोंग टू रिलेशन R, तो हमारे रिलेशन में कब आएगा? जब L1 इज पैरेलल टू L2। अच्छा, तथा L2, L3 बिलोंग टू रिलेशन R, ये दोनों हमारे रिलेशन में कब आएगी? जब ये दोनों पैरेलल हो। इसका मतलब L2 इज पैरेलल टू L3, मतलब पहली रेखा दूसरे के समांतर और ये दूसरी रेखा है तीसरे के समांतर। अब ये बताइए क्या ये पहली रेखा और ये तीसरी रेखा आपस में समांतर नहीं हुई? हुई समांतर ना, तो ये पहली भी दूसरी की समांतर हुई। दिस इंप्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L3, मतलब L1 जो है L3 के पैरेलल होगा, और L1 L3 के पैरेलल होगा, तो L1, L3 हमारे रिलेशन में क्या होगा? आएगा। हमारे जब रिलेशन में आया तो अर्थात देखिए ना, L1 L2 रिलेशन में, L2 L3 रिलेशन में, L1 और L3 भी रिलेशन में हुआ। तो अतः यह संबंध कैसा हुआ? संक्रामक हुआ। तो स्वतुल्य भी हुआ, सममित भी हुआ, संक्रामक भी हुआ। अतः यह कैसा हो गया? यह हमारा जो संबंध है ये कैसा हुआ? तुल्यता संबंध बता रहा है। फिर आगे इसी क्वेश्चन में कहा है, इसमें हर एक क्वेश्चन में दो पार्ट है। रेखा y बराबर, कोई बात नहीं, लगाओ, प्रैक्टिस करो। तो y बराबर 2x + 4, ये एक रेखा का इक्वेशन, एक रेखा का समीकरण दिया है। तो आपसे पूछा है कि इस रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब इस रेखा से संबंधित का मतलब जो संबंध दिया वही संबंध होना चाहिए, और संबंध आपका क्या है? पैरेलल का। तो इस रेखा के पैरेलल जो रेखा होंगे उस रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ये बताइए, जैसे y बराबर 2x + 4, यही तो आपका दिया ना, y बराबर 2x + 4।
तो अगर दो रेखा समांतर होंगी तो आपको मालूम होगा उन दोनों की प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी। और प्रवणता आपको मालूम है y बराबर mx प्लस c से। आप देखते हैं ये जो यम है यही होता है क्या, प्रवणता। x का जो कोफिशिएंट होता है y के आगे कुछ कोफिशिएंट ना रहे, केवल y का कोफिशिएंट 1 रहे, तब x का आप कोफिशिएंट देखिए, गुणांक देखिए, वही जो x का गुणांक होगा वही होता है प्रवणता। तो y के आगे कुछ नहीं, तो ये x का जो गुणांक है वो क्या है, 2। इसका मतलब ये कैसी रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, जिस रेखा का जो प्रवणता है वो कितना है, 2 है। तो आपको मालूम है अगर दो रेखा समांतर होगी, आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, शायद हाँ कक्षा 11 में भी आप पढ़े हैं, और 12 में भी आपको ये पढ़ना होगा, अभी बहुत पढ़ना होगा। जब आप अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, समाकलन में ये सब पढ़ना होगा, ये जरूरी है, काम पड़ेगा इसका। तो अगर दो रेखा समांतर है तो उसकी प्रवणता बराबर होती। मान लीजिए अगर ये, अर्थात हर एक रेखा जिसका समीकरण इस तरीके से 2x प्लस, अब यहां पर c, अब c कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 1.5 1.2 कुछ भी हो, कुछ भी, c हर एक रियल नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। केवल हमने देखा कि प्रवणता देखिए, हमारा ये जो रेखा है इसके समांतर ये रेखा होगी, क्योंकि इसकी प्रवणता भी कितना है, इसका प्रवणता 2 है तो इसकी प्रवणता भी 2 है, तो हमारी ये दोनों रेखा कैसा होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी। तो आप बता सकते हैं कि हमारा क्या नाम है, जो क्या पूछा आपका क्या है कि इस रेखा के समांतर समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो आप बता सकते हैं कि y बराबर 2x प्लस सी, y बराबर 2x प्लस सी से हो, या y बराबर 2x प्लस सी, जहां एक ही सेट ए नाम या बी नाम दे दी, y बराबर 2x प्लस सी, जहां c इक्वल टू c बिलोंग टू रियल नंबर, या c क्या है, एक रियल नंबर है, कोई भी एक अवयव। ये सारे ये इस इक्वेशन को फॉलो करने वाले जितने भी होंगे, इस इक्वेशन को फॉलो करने वाले जितने भी रेखा होंगे वो सब इस रेखा के क्या होंगे, समांतर होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने 15वां क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां और 16वां जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको बस आप वैसे ही देख लीजिए। कह रहा है कि समुच्चय 1 2 3 4 ये आपका समुच्चय है, सेट है, इसमें जो रिलेशन बनाए इस तरीके से आपका रिलेशन बनाए। चूज करेक्ट आंसर, सही आंसर आपको चूज करना है कि आर स्वतुल्य है तथा समित। सबसे पहले आइए देख लीजिए क्या है, अगर 1 2 3 4 है तो 1 1 1 1 है, यस, 2 2 है, 2 2 है, 3 3 है, यस, 4 4 है, 4 4 है। अतः हमारा ये क्या हुआ, स्वतुल्य हुआ, तो आर स्वतुल्य है, ठीक है। इसका अब आइए देखते सम्मित है कि नहीं। 1,3 है, क्या 3,1 है इसमें, देखिए 3,1 नहीं, 3,1 ही नहीं है, 3,1 नहीं है, अर्थात ये सम्मित नहीं है। तो आपके इस विकल्प में कहा कि ये आर स्वतुल्य है तथा सम्मित है, गलत, ये सम्मित नहीं है। इस दूसरे विकल्प में कहा है कि, अच्छा दूसरे विकल्प में कहा है कि आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित, हाँ ये हो सकता है। अच्छा आर सम्मित है, नहीं आर सम्मित ही नहीं है। आर तुल्यता संबंध है, गलत, जब सम्मित नहीं हुआ तुल्यता कब होगा, जब स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक हो, ये भी गलत। इसका मतलब आपका ये बी वाला विकल्प सही है। तो कहा कि स्वतुल्य संक्रामक, आए देख लीजिए संक्रामक है कि नहीं। अगर एक का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 2 से है तो एक का संबंध 2 से होना चाहिए, है एक का संबंध 2 से, और देखिए 2 का संबंध किसी से नहीं। फिर आइए 3 का संबंध, एक का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 2 से है, तो एक का संबंध 2 से होना चाहिए, एक का संबंध 2 से है, तो मतलब सही है, मतलब संक्रामक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन। यन मतलब वास्तविक सारी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ना बताया था आपको, यन आर जेड ये सब होता है ना वास्तविक संख्याओं का, सॉरी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय और ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, तो ऐसे होते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जो आर है वो इस तरीके से कुछ दिया गया है कि उसमें ऐसे दो अवयव आएंगे, जो पहला अवयव क्या होगा, दूसरे वाले अवयव से 2 कम होगा। तो आइए देखिए कौन सा है जिसमें पहला वाला अवयव दूसरे से 2 कम है। जैसे ये देखिए 2 है, क्या ये 4 से 2 कम है, ये 4 से 2 कम है। 3 है, ये 8 से 5 कम हुआ, ये तो नहीं आ सकता रिलेशन में। 6 है, ये 8 से कितना कम है, 2 कम है, ये भी आ सकता है। 8 है, ये 7 से कितना कम है, ये केवल 1 कम है, तो ये नहीं आएगा। लेकिन अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन होगा कौन, तो आगे क्वेश्चन में आपको ये बता दिया कि जो बी है मतलब दूसरा अवयव जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 6 से बड़ा कौन है, यहाँ पर देखो ये जो दूसरा अवयव है ये 6 से बड़ा, तो ये नहीं होगा। आपका कौन सा विकल्प सही हुआ, सी। तो क्वेश्चन सीरीज का आपका जो एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 था वो आपका क्या हो गया, फिनिश। तो आप और जो बुक है उसके आप क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप लगाइए, और
इसके हम जो विविध है प्रश्नावली वो भी लगाए, लेकिन आपको देखिए विविध लगाइए, थोड़ा कंपटीशन में थोड़ा विविध में अच्छे क्वेश्चन और मिल जाते हैं, ज्यादा विविध में कड़े क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी सरल ही विविध में क्वेश्चन लगाना चाहिए, तो आप विविध का सवाल लगा सकते हैं। तो आप इसको रिवाइज करते रहिए। अब हम कल देखेंगे क्या, संबंध हमने पढ़ लिया। अब संबंध के बाद आपका जो आएगा फलन। फलन क्या होता है वो देखेंगे, थोड़ा 11th में फलन आप पढ़े होंगे, लेकिन हम एक बार फलन बता देंगे कि फलन क्या होगा। आपका जो स्टार्ट होता है वो फलन के प्रकार से, और फलन का केवल 2 प्रकार है, एकाएकी और आच्छादी। और एकाएकी आच्छादी ये 2 प्रकार का फलन है। तो हम कल से देखेंगे कि फलन आपका क्या होता है और फलन के प्रकार। तो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपके जो डाउट हो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके जो डाउट हो, चाहे जब भी आप ये वीडियो चाहे जब देखेंगे, आपको जब डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वीडियो में अगर कुछ क्वालिटी का कमी है, ये जैसे लिख के बता रहे हैं ये कम समझ में आ रहा है, या जैसे आप थोड़ा हमारा है ना कि हम इसी में बगल समझा देते हैं, तो आप बताइए कि थोड़ा अच्छे से अलग अलग जगह समझाइए, या हम थोड़ा जैसे पूरा नहीं लिखते हैं, तो अगर आप पूरा इतना तो समझ सकते हैं। अगर आपको इसमें भी दिक्कत बताइए, जो आपको दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।